स्वागत करता हूं दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं उपसर्ग के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों हम लोग प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग उपसर्ग और अंग्रेजी में हम लोग इसको प्रीफिक्स। दोस्तों प्री का मतलब ही होता है कि पहले, यानी कि शब्द के पहले, वर्ड के पहले। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैडनिंग स्टडी पर जरूर से विजिट करें। और काफ़ी सारी वीडियोस की जो आपको लिंक है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगी, आप वहां से भी जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार जो प्रीफिक्स है वो आखिरकार होते क्या है और उसका इस्तेमाल क्या है, और आखिर प्रीफिक्स की ज़रूरत हम लोगों को किस लिए पड़ी है। ठीक है, तो प्रीफिक्स की अगर बात की जाए, यानी कि उपसर्ग की बात की जाए, तो उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका जो अर्थ है वो दोस्तों वो विशेष रूप से प्रकट करता है। दोस्तों यहाँ पर दो बातें सामने आई है, उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव। तो दोस्तों अवयव के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अवयव आविकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी तरह की विकार ना है, यानी कि उसको वहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम क्रिया विशेषण के जरिए से कुछ भी हम लोग वहाँ पर चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, किसी तरह की परिवर्तन वहाँ पर नहीं ला सकते हैं। वैसे शब्दों को हम लोगों ने अवयव कहा था, आविकारी शब्द कहा था। तो दोस्तों आविकारी शब्द के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर से देखें। ठीक है, मैं उसका आई बटन में आपको लिंक दे दिया हूं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, मैंने यहां पर बताया कि उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर प्रहार एक जो वर्ड लिया हूं, इसमें दोस्तों ये जो प्रा है ये क्या है, ये एक ऐसा है जिसका प्रा का मतलब कुछ अर्थ नहीं होता, ये अर्थहीन है। लेकिन हार का मतलब होता है हार जाना, पराजय यानी कि हार जाना। उसके साथ अगर प्रा को मिला दिया जाए तो ये प्रहार बन गया। प्रहार का मतलब दोस्तों क्या होता है, हमला। उसी तरीके से हो गया अन, मैंने एक शब्द यहाँ पर लिखा अनबन, तो यहाँ से बन का मतलब होता है दोस्तों बनना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं अन का मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, अन्य का मतलब जो होता है वो अनाज होता है, अन्य का मतलब दूसरा होता है, लेकिन इस वाले अन्न का मतलब कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जब मैंने इसको प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग यानी कि शब्द के पहले एक ऐसे शब्दांश या अवयव यहाँ पर मिला दिया तो ये एक नए शब्द का निर्माण कर दिया जो विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। अनबन यानी कि दोस्तों मनमटाव। अब बात की जाए अगर उपसर्ग की, दोस्तों किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो उसका अर्थ हम लोग वहीं पर जान सकते हैं। जैसे उपसर्ग जो है वो दो शब्दों को मिलाकर बना है, उप प्लस सर्ग। तो उप का मतलब होता है समीप या फिर निकट, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या अर्थ देना, बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द के पहले यहाँ पर ये लग कर निकट में, लग कर निकट लेकिन पहले में। ठीक है, निकट का मतलब ये भी हो सकता है कि बाद में भी पहले, लेकिन जो बाद में लगता है उसको हम लोग दोस्तों प्रत्यय कहते हैं, सफिक्स कहते हैं, और जो पहले लगता है उसको उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। तो उपसर्ग लगाने से होता क्या है कि जो शब्द है वो विशेष अर्थ देने लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो शब्द है वो एकदम उल्टा हो जाता है। ठीक है, वो एकदम उल्टा अर्थ देने लगता है, और कई बार अर्थ उतना चेंज भी नहीं होता, बस थोड़ा सा उसमें व्युत्पन्नता आ जाती है। ठीक है, जैसे कि भ्रमण, भ्रमण में अगर परिभ्रमण जोड़ दिया जाए तो इसमें कोई ज्यादा खास अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 5 आधार लिए हैं, 5 यहाँ पर मैंने वर्गीकरण इसको किया है, जिसमें आपको अलग अलग उपसर्ग मिल जाते हैं। संस्कृत के कुछ अलग उपसर्ग हैं, हिंदी के कुछ अलग उपसर्ग है, उसी तरीके से उर्दू शब्द में भी कुछ ऐसे उपसर्ग हैं, अंग्रेजी में भी उपसर्ग है, और संस्कृत के अवयव से भी दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग है। तो मैंने यहाँ पर 5 को लिख लिया, और यहाँ पर उपसर्ग मैंने ये काले वाले से लिख लिया, और उसका अर्थ जो है ये मैंने नीले रंग से यहाँ पर आपको दिखाया है। और उसके बाद उपसर्ग से बने शब्द को भी मैंने यहाँ पर लिख के बताया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि आखिरकार उपसर्ग से बने शब्द कौन कौन से हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैंने संस्कृत की बात यहाँ पर की है कि संस्कृत से बने उपसर्ग, यानी कि जैसे यहाँ पर 4 मैंने सबके यहाँ पर उदाहरण दे के आपको बताया है। तो पहला मैंने लिया अति, अति का मतलब होता है दोस्तों अधिक। ठीक है, तो अति का मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिया, अति सुंदर। तो अधिक या फिर बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें अगर मैंने अति लगा दिया तो फिर और भी सुंदर हो गया, मतलब बहुत सुंदर। उसी तरीके से अधि, अधि का मतलब दोस्तों ऊपर होता है, और भी इसके दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर अर्थ होते हैं, लेकिन मैंने ऊपर वाले को यहाँ पर कंसीडर किया है। अधि यानी कि अधिकार, किसी चीज के ऊपर हमारा अधिकार होता है ना, किसी चीज के ऊपर ही होता है ना, इसलिए यहाँ पर ऊपर आया। उसके बाद मैंने लिखा भर, ये दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग है, इसका अर्थ जो होता है वो होता है पूरा। मैं कहता हूं ना कि मैंने पेट भर के खाया, यहाँ पे देख सकते हैं पेट भर, भर पेट, ठीक है, मैंने भर पेट खाना खाया, तो भर मैंने लगा दिया शब्द के पहले उपसर्ग के रूप में, उसके बाद ये क्या बन गया, भर पेट। उसी तरीके से कू का मतलब दोस्तों होता है बुराई, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शब्द क्या बनाया, कुसंगति। संगति यानी कि अच्छी संगति की बात हुई, लेकिन अगर इसमें कू अगर लग गया तो यानी कि बुरी संगति की बात की जा रही है। एक दोहा आपने जरूर सुना होगा दोस्तों कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। तो दोस्तों जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, ठीक है, यानी कि बुरा स्वभाव का कोई भी उस पर असर नहीं पड़ेगा जब आदमी खुद अच्छा हो, ठीक है। जिस तरीके से चंदन के पेड़ पर विषैले सांप जो लटके हुए रहते हैं, फिर भी उस चंदन का जो पेड़ है वो विषैला नहीं होता, बल्कि काफी सुगंधित वो होता है। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने एक शब्द यहाँ पर लिखा कुसंगति। उसके बाद यहाँ पर मैंने हिंदी के भी 4 यहाँ पर उपसर्ग लिए हैं, प्रीफिक्स लिए हैं, हिंदी प्रीफिक्स। उन लिया है बिन, क, अध, ठीक है, तो उनका मतलब होता है एक कम। जैसे बहुत हिंदी में अगर हम लोग गिनती पढ़ेंगे तो 49 और क्या पढ़ते हैं 39, ठीक है, 29, तो यहाँ पर उनका मतलब होता है एक कम। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल क्या लिया 29, मतलब कि 30 में एक कम। उसी तरीके से मैं कहूँ 49 यानी कि 50 में एक कम, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिया बिन का मतलब होता है दोस्तों होता है बिना, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा बिन बादल। कई बार ऐसा होता है ना कि बिन बादल ही बारिश होने लगती है, ठीक है। अब चलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा क का मतलब होता है बुरा, तो मैंने लिखा पूत, कपूत। पूत का मतलब होता है पुत्र, ठीक है। पुत्र का ये जो पर्यायवाची शब्द है वो है क्या, यहाँ पर पूत, लेकिन मैंने क लगा दिया इसीलिए हो गया कपूत, जिसका मतलब निगेटिव हो गया, नकारात्मक यहाँ पर अर्थ हम लोग को मिलेगा। यानी कि जो बेटा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता उसको हम कपूत कह सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया अध का मतलब होता है आधा, इसका मैंने क्या बना दिया शब्द अधमरा, यानी कि आधा मरा हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हिंदी के भी मैंने 4 यहाँ पर उपसर्गों को यहाँ पर लिखा है, ला, न, कम, बर। ला का मतलब होता है बिना, जिस तरीके से लाजवाब, यानी कि बिना जवाब, यानी कि उसका कोई जवाब ना हो। जैसे मान लो मैं कोई यहाँ पर क्या खाता हूँ, कोई व्यंजन खाता हूँ कि भाई मैंने पुलाव खाया, ठीक है, जीरा राइस वगैरह खाया, वो लाजवाब है, यानी कि उसका कोई जवाब नहीं है, बड़ा मस्त था, ठीक है। उसी तरीके से ना, ये क्या है अभाव, यानी कि किसी चीज का वहां पर ना होना। नाराज, ठीक है, नाराज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो राज है वो नहीं है, इसलिए हम लोग शब्द क्या बनाया नाराज। मेरे पापा नाराज है, यानी कि वो राज नहीं, यहाँ पर राज का क्या है अभाव है। उसी तरीके से कम, तो कम से हम लोगों ने क्या बनाया कमसीन, ये मतलब होता है उम्र में थोड़ा कम। जिस तरीके से अभी मैं हूं ना, मान लो मेरी शादी होनी है 25 साल की उम्र में, मैं अभी 22 साल का ही हूं, तो मुझे कह सकते हैं कि मैं अभी कमसीन हूं। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा बर का मतलब होता है बाढ़, जैसे बर्दाश्त, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हद से ई हो जाती है, मतलब हद से भी ज़्यादा हो जाती है, बर्दाश्त। यहाँ पर मुझे लिखना था बर्खास्त, ठीक है, बर्खास्त का मतलब होता है बाहर निकाल देना, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा अंग्रेजी के भी 4 यहाँ पर उपसर्गों को, तो वो है डिप्टी, चीफ, जनरल, हेड। तो डिप्टी का मतलब होता है सहायक, तो इसका मैंने लिख दिया डिप्टी कलेक्टर, जिसका आपने नाम जरूर सुना होगा। उसके बाद मैंने लिखा जनरल जो प्रधान होते हैं, ठीक है। जनरल मैनेजर, जो हेड वहाँ का होता है, मेन होता है, उसको हम लोग जनरल मैनेजर के नाम से जानते हैं। उसके बाद चीफ, जिसको हम लोग मुख्य कहते हैं, प्रमुख, ठीक है, प्रमुख, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने चीफ इंजीनियर। ये भी यहाँ पर प्रीफिक्स का आप इस्तेमाल जरूर देखे होंगे अपने दिनचर्या में, और कभी ना कभी इन यहाँ पर संज्ञाओं को आप ज़रूर से सुने भी होंगे अपने कानों से। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर हेड का मतलब होता है मुख्य, यानी कि हेड मास्टर। खास करके विद्यालय में, स्कूलों में इसका प्रयोग ज़्यादातर होता है, हेड मास्टर। वहाँ के जो हेड होते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, हेड मास्टर। तो यहाँ पर ये जो हेड हो गया वो क्या हो गया, ये हो गया हिंदी के
नहीं, अंग्रेजी के उपसर्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर पांचवा और आखिरी जो लिया है संस्कृत के अवयव। अवयव का मतलब ऐसा जो संज्ञा सर्वनाम या क्रिया विशेषण से इनमें किसी तरह की, इन शब्दों में यहाँ पर अगर सब चारों शब्दों की बात की जाए तो इसमें आप किसी तरह की परिवर्तन नहीं ला सकते हैं क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम के जरिए से। ठीक है, तो अधा का मतलब होता है नीचे, तो मैंने लिख दिया अधोलिखित। अधोलिखित जैसे मैं यहाँ पर अगर लिख दूं अधोलिखित यानी कि नीचे का लिखा हुआ। ठीक है, नीचे लिखे हुए या फिर निम्नलिखित। उसी तरीके से मैंने लिखा सम। सम का मतलब होता है दोस्तों सामान। सामान का मतलब होता है समकोण। तो हम लोगों ने मैथ्स में यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने गणित में पढ़ा है समकोण। ये जो होता है तीनों जो भुजाएं होती है वो बराबर बराबर होती हैं। जो कोण होती है यहाँ पर सबका 60-60 डिग्री यहाँ पर हम लोगों को मिलता है देखने को। इसी को हम लोगों ने समकोण कह दिया, यानी कि बराबर कोण वाला जो आकृति होता है। उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया क्या, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण चतुर्भुज भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अंतः। अंतः का मतलब होता है दोस्तों भीतर। तो मैंने क्या लिख दिया, अंतर्देशीय, यानी कि इसी देश के अंदर का कोई निवासी। उसके बाद मैंने लिखा सह। सह का मतलब होता है दोस्तों साथ। तो मैंने क्या लिख दिया, सहपाठी, यानी कि साथ में पढ़ने वाला, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग क्लासमेट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने पांचों आपको उपसर्गों के बारे में बताया, संस्कृत के बारे में उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग, अंग्रेजी उपसर्ग और फिर संस्कृत के अवयव उपसर्ग के बारे में, तो आपको सारी बातें यहाँ पर समझ आ गई होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा विनम्रता पूर्वक कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों किसी तरह की अगर आपको वीडियो में कमी नज़र आए तो आप चैनल को ज़रूर से विजिट करें, और कमी अगर नज़र आए तो आप वीडियो को डिसलाइक भी करना, लेकिन जो भी कमी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर से बताना कि आखिरकार वीडियो में क्या कमी है। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि मैं आपको ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा, और हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी और गणित और रीजनिंग के जितने भी चैप्टर है धीरे धीरे सारे चीज़ों पर मैं वीडियो लाने वाला हूँ आने वाले दिनों में, और सब चीज़ों को मैं आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक भी होंगे। काफ़ी ठंडी का भी समय चल रहा है, इसलिए मैंने टोपी लगा रखा है। तो आप भी थोड़ा संभल कर रहें, और थोड़ा कोविड वगैरह भी है अभी भी वैक्सीन अभी नहीं आया सारी जगह। तो आप भी स्वस्थ रहें और सुखी रहें, और घर पे ही ऐसे ही आनंद लें मोबाइल पर इस पढ़ाई का। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में।